चैप्टर 26। तीसरी कीमो शुरू हो चुकी है। सुबह की चाय पी चुका तो डॉक्टर्स का राउंड शुरू हो गया। कोई प्रॉब्लम? एक जूनियर डॉक्टर ने पूछा। सर, मुंह बहुत सूखा रहने लगा है और खाने में दिक्कत भी हो रही है। पानी की बोतल अपने पास रखिए। थोड़ी थोड़ी देर में एक घूंट भरकर कुछ देर मुंह में रखिए और आराम से पी लीजिए। डॉक्टर शिखा को दिखाकर जाना आप। क्या दिखाना है? डॉक्टर शिखा भी आ चुकी हैं। उन्होंने फ़ोन की टॉर्च से मुंह देखा और बोला, आप साइज स्कैन 200 वाली शुरू कर दीजिए और मसाले वाला खाना नहीं खाना है। ये फ्लोराइड पेस्ट करनी है और म्यूकोबेंस माउथ वॉश। ये सब तो आपके पास शॉप पर होंगे ही। कीमो चल रही है, विचार दौड़ रहे हैं, ड्रिप चालू है। अब तो मुझे भी याद हो गया है कि कितनी देर बाद कौन सा ड्रिप लगना है, कितनी देर तक चलेगा। फार्मासिस्ट तो हूँ ही, 35 साल ब्लड डोनेशन में भी बिताए। 2000 में श्रीमती जी के कैंसर के कारण बहुत सारे ऑन्कोलॉजिस्ट भी संपर्क में आए। कैंसर रोगियों के प्रति मन में एक विशेष जगह बनी। उन्हीं के लिए एक अलग से डोनर्स का ग्रुप बनाया। कई मरीजों को प्लेटलेट्स की ज़रूरत होती तो एक प्लेटलेट सपोर्ट ग्रुप भी बनाया। 1998 में मैंने जब पहली बार प्लेटलेट फेरेसिस में प्लेटलेट दिए तो मुझे समझ में आया कि इसमें 2 घंटे लगते हैं। इसके लिए डोनर को डेडिकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। असल में इस प्रोसेस में हमारी बाजू से खून निकलकर एक सेपरेटर में जाता है, उसमें से प्लेटलेट्स निकलते हैं और बाकी खून वापस शरीर में आ जाता है। इस एक राउंड में 20 से 30 मिनट लगते हैं और ऐसे 6 या 7 राउंड होते हैं, तो बहुत धैर्य की ज़रूरत होती है। मामा जी चाय। अचानक से विवेक ने मेरे हाथ में चाय का कप थमा दिया तो मैं वर्तमान में लौट आया। मेरी निगाह ड्रिप पर गई तो आखिरी बॉटल है, बस 10 मिनट बचे हैं। कीमो के बाद रेडिएशन हो गया तो सामने राकेश मिल गया। क्या हुआ, तुमने ड्यूटी चेंज कर ली क्या? नहीं, मैं आपकी वेट कर रहा था। क्या हुआ, सब ठीक ना? हाँ अंकल जी। वह आप क्या इंजेक्शन ग्राफिल रखते हो? नहीं रखते नहीं, पर मंगवा सकता हूँ। 3 इंजेक्शन चाहिए, कल शाम तक हो जाएंगे क्या? हाँ हाँ, मैं अभी फ़ोन कर देता हूँ। थोड़ी देर में हो जाएगा। सुबह रेडिएशन के लिए आऊँगा तो लेकर आऊँगा। मैंने फ़ोन किया एक सप्लायर को और 4 इंजेक्शन भेजने को कहा और मनु को भी फ़ोन कर दिया कि रात में आते हुए लेकर आए। कितने का है अंकल जी? 400 का आया है, तुम 400 के हिसाब से ही दे देना। अरे यहाँ तो 800 का लगाते हैं। थैंक यू बहुत बहुत। इसके बाद भी उसने मन में बहुत कुछ बोला होगा जो मैंने अनुभव किया। आप अगर मन की भाषा समझते हैं तो बहुत काम आती है। इस समय राकेश का धन्यवाद और उसके अनकहे शब्द मल्टीविटामिन की क्षमता वाली गोली का काम कर गए। चैप्टर 27। मेरे व्यवहार में एक बदलाव आ रहा है। कहीं न कहीं से अपने लिए उत्साह ढूंढ लाने वाला मैं मुझे हारता नजर आ रहा हूँ। हर वक्त मुझ में एक बेचैनी रहने लगी है। इतना तो दर्द ने मुझे कभी भी नहीं सताया जो अब सता रहा है। मन का हौसला डगमगा रहा है। शरीर कमजोर तो हो ही गया है, दर्द से परेशान हो गया है। खाना सामने होता है, खाया नहीं जाता। किसी को अपनी बात भी समझा नहीं पाता। किसी को तो तब समझाओ ना जब मुझे ही समझ में आ रही हो। मेरे सारे नुस्खे फेल हो रहे हैं। मेरा जो मुझ पर नियंत्रण रहा मुझसे छूट रहा है। इसी तनाव में एक दिन श्वेता का फोन आया कि वह मुझसे मिलने आना चाहती है। तो मैंने कहा ठीक है आओ, तो 2-3 दिन के लिए आना, वरना मत आना। समझ रहा हूँ गलत बोल दिया है मैंने, मगर इस समय तो मुझे अपना ये व्यवहार भी सही जान पड़ रहा है। खुद पर एक दिन इतना गुस्सा हुआ कि 2 चांटे जड़ दिए, वो भी इतनी जोर से कि उंगलियों की छाप साफ दिखाई दी। क्या हुआ इससे? कुछ भी तो नहीं। मेरी बेचैनी तो कम होने की जगह और बढ़ गई। सच में बहुत बेबस हो गया हूँ। इतना बेबस कि रोना भी भूल गया हूँ। इंसान ऐसी बेबसी में या तो जी भर कर रोता है या फिर भगवान के सामने समर्पण कर देता है। मैं ना तो रो पाया ना ही भगवान के सामने समर्पण कर पाया। इससे मेरी हिम्मत टूट गई। रात में नींद की गोली खाकर सोया तो भी सुबह 3 बजे नींद खुल गई। अंधेरे में ही चाय बनाई और अपने बिस्तर पर बैठ गया। अचानक आंखें बरस पड़ी, जी भरकर रो लिया तो अपने दोस्त केके के सामने समर्पण कर दिया। चैप्टर 28। मन कुछ शांत हो गया है।
चौथी कीमो से पहले मुझे भी 3 ग्राफिल के इंजेक्शन लगवाने हैं। आज चौथी कीमो का दिन है, 2 दिन बाद दिवाली का पर्व है। इस साल दिवाली अक्टूबर में ही आ गई है। गुड मॉर्निंग अंकल जी। सिस्टर नैन्सी ने कैनोला लगा दिया, मगर वह रुकी रही। क्या हुआ सिस्टर, आप कुछ कहना चाहती हैं? बाद में बताती हूँ, इतना कहकर सिस्टर चली गई। विवेक कैंटीन गया है ब्रेकफास्ट करने। अंकल, आज आपकी फेवरेट दाल और करेले की सब्जी मिलेगी लंच में। अचानक डाइटिशियन ने आकर चौंका दिया। आज तो मंगलवार है, आप तो कढ़ी चावल खिलाते हो हमेशा। अरे अंकल जी, आपके लिए मेन्यू चेंज किया है, मैं आपके लिए घर से बना कर लाई हूँ। कीमो शाम तक चलती रही। शाम को मुझे मिलने गौरव आया। गौरव हमेशा 3 महीने के बाद ब्लड डोनेट करता है, मेरे खास दोस्तों में से एक। तभी सिस्टर नैन्सी आई और उसने पूछा कि क्या हमारी ब्लड डोनर्स एसोसिएशन काम कर रही है। मैंने नहीं कहा तो वह मायूस हो गई। क्या हुआ, आप क्यों पूछ रही हैं? कुछ नहीं, मेरे एक निकट संबंधी हैं, उन्हें प्लाज्मा चाहिए था। कोई नहीं, मैं देखती हूँ। गौरव ने बीच में टोक दिया। कब चाहिए? कल, सिस्टर ने बोला। अभी दे दूं क्या? गौरव ने पूछा। सच में? सिस्टर नैन्सी हैरान हो गई। गौरव प्लाज्मा डोनेट करने गया तो कीमो भी खत्म हो गई, और हम रेडिएशन कराने गए तो मालूम पड़ा मशीन रिपेयर हो रही है। 10 बजे रात के आसपास हम अस्पताल के बाहर निकले तो कोई साधन नहीं मिला। घर लौटने का विराट को फोन किया तो उसने बताया कि उसे तो ऑफिस में ही लेट हो जाएगा। विवेक को कोई टैक्सी दिखाई दी तो उसने रोक कर पूछा शालीमार बाग जाने के लिए। ड्राइवर शायद नशे में था, हंसते हुए बोला 2000 रुपये और चला गया। अचानक मुझे लगा कि मुझे चक्कर आ रहा है, तो मैंने विवेक का हाथ पकड़ लिया और विवेक ने मुझे फुटपाथ पर बिठा दिया। तभी एक ऑटो रुका। सरदार जी बाहर आए और मेरे कंधे पर हाथ रखकर पूछा, सब ठीक है ना? जी सब ठीक है, असल में हमें घर जाने को कोई ऑटो नहीं मिल रहा, बड़ी देर से तो मामा जी को चक्कर आ गया। कहाँ जाना है आपको? शालीमार बाग। कोई बात नहीं, आप बैठो, मैं छोड़ देता हूँ आपको। मुझे लगा ये तो साक्षात भगवान ने भेजा है। रास्ते भर सरदार जी बोलते रहे। उन्हें ये भी पक्का मालूम होगा कि मेन रोड पर बहुत ट्रैफिक जाम है, तो वह करोल बाग की गलियों से निकालकर 40 मिनट में शालीमार बाग ले आए। उनकी बातों से ये पता चल गया कि वह घर लौट रहे थे, मगर हमें छोड़ने के लिए उन्होंने ये उल्टा रास्ता भी लिया। 99 रुपए का बिल आया मीटर से, तो उनको 200 रुपये देने चाहे, मगर उन्होंने 100 ही लिए। मेरे बहुत कहने पर भी वह नहीं माने कि तभी उन्हें एक सवारी मिल गई जिसे उनके घर की तरफ ही जाना था। मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा और घर पहुंचते ही मैं चेंज किए बिना ही सो गया। थकान के कारण नींद आने में देर नहीं लगी। चैप्टर 29। बहुत गहरी नींद आई। बहुत दिनों के बाद सुबह 4 बजे खुल गई। थोड़ी सी घबराहट महसूस हुई। उल्टी आने का मन हुआ, मगर आई नहीं। ऑनडेम की गोली है उल्टी रोकने वाली, चूस ली। मुंह धोया, ब्रश किया, चाय बनाई। चाय का घूंट भरते ही ख्याल आया ट्रीटमेंट का आधे से ज्यादा सफर तय हो चुका है। 3 कीमो और है, आखिरी तो आखिरी ही है, बस 2 बची अब तो। अभी तक बहुत हिम्मत से काम लिया है तुमने, आगे भी अच्छे से निभाना, बस कुछ दिनों की बात है। मुंह का स्वाद बहुत खराब हो चुका है, हर समय सूखता है मुंह। दिन में तो पानी पीकर काम चला लेता हूँ, मगर रात में तो बहुत मुश्किल होती है। इसके लिए एक स्प्रे है तो सही, मगर रात में कई बार उठना पड़ता है। ये रात भी कैसी होती है, नींद आ जाए तो आनंद, वरना ऐसी की तैसी कर देती है। एक एक पल काटना मुश्किल लगता है। अचानक से मन गुनगुनाने लगा। पूछो ना कैसे मैंने रात बिताई, एक पल जैसे एक युग बीता, युग बीते मुझे नींद न आई। सुबह सुबह ही यूट्यूब पर ये गाना सुनने लगा। गीत का एक एक शब्द जीता जागता दिखाई दिया। पूछो ना कैसे मैंने रात बिताई, एक पल जैसे एक युग बीता, युग बीते मुझे नींद न आई। 7 बजे रेडिएशन के लिए पहुंच गया। इन दिनों दिन ऐसे ही बीतता है, सुबह सुबह रेडिएशन कराओ, आजकल किसी से कोई बात नहीं करता। दिन भर अपने कमरे में कैद रहो, अनाप शनाप सोचना, बेकार में खींचना, किसी को ढंग से तो क्या जवाब ही नहीं देना, क्या था क्या हो गया हूं मैं। ये ट्रीटमेंट के मेंटल साइड इफेक्ट हैं, तो उसकी कोई दवाई भी नहीं है, केवल और केवल खुद को संभाल कर रखना है। पॉजिटिव बने रहना ही उसकी दवाई और इलाज है। धैर्य की वास्तविक परीक्षा हो रही है। धैर्य की वास्तविक परीक्षा होती भी तभी है
जब आप किसी ऐसी परिस्थिति में हो जिससे आपके जीवन की दिशा और दशा बदल गई हो, इस समय में आप अपने आप को कैसे संभालते हो, यही तो धैर्य की वास्तविक परीक्षा है। मैं ऐसी ही परिस्थिति में हूँ और यही परीक्षा दे रहा हूँ। किस वक्त कब क्या हो जाएगा मेरे शरीर और मन के साथ मैं बिल्कुल भी नहीं जानता, मगर जो भी हो, जैसा भी हो, मुझे इस इम्तिहान में पास होना ही है। चैप्टर 30। आज 5वीं कीमो है। राउंड पर डॉक्टर चोपड़ा ने बताया कि इसके बाद बस एक ही कीमो और होगी। ये सुनकर भी मन में कोई उत्साह नहीं जगा। असल में पिछले 3 दिन बहुत दर्द तकलीफ में बीते हैं, जिससे मेरा स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो गया है। किसी को भी सीधा जवाब नहीं देता, उल्टा बोल देता हूँ और फिर पछताता रहता हूँ कि ऐसा क्यों किया मैंने। श्वेता का तो फोन उठाना ही छोड़ दिया है। घर में भांजी की शादी की तैयारियों की हलचल है। सोचा इसी में खपा लूं खुद को, मगर नहीं कर सका। आज कीमो के लिए विराट आया है मेरे साथ। विवेक को कुछ ही दिनों में एमफिल के लिए हैदराबाद जाना है। ये सब क्या हो रहा है, सच में मेरी समझ से बाहर है। इतनी लंबी लड़ाई लड़ ली, अंतिम दौर में मेरी हिम्मत क्यों जवाब दे रही है। मन करता है सब छोड़ छाड़ के कहीं भाग जाऊं। मैं इतना कमजोर क्यों पड़ रहा हूं। मेरा व्यवहार बदल चुका है। मेरे इस बदले हुए व्यवहार से मैं खुद भी परेशान हूं और भी सबको परेशान कर रहा हूं। कोई मुझे टोकता क्यों नहीं, डांटता क्यों नहीं, कोई कुछ समझाता क्यों नहीं। 2 दिन पहले की रात, जब भयानक दर्द ने मुझे दीवार के कोने में 2 घंटे खड़ा रखा था, अचानक से सामने जिंदा होकर आ गई। शरीर, मन, सांसें सबकी बोलती बंद होने को थी। भयानक दर्द को कोई दवा राहत न दे सकी। जैसे तैसे रात बिताई वो। अंकल जी, आप बहुत अपसेट हो आज। सिस्टर नैन्सी ने मेरे भावों को ज़रूर पढ़ लिया होगा। आप तो बहुत ब्रेव पेशेंट हो। मैंने आपके जैसा कोई पेशेंट नहीं देखा। कितने साल हो गए मुझे ये सब देखते हुए। ये साधारण सी बातचीत थी, उस समय संजीवनी का काम कर गई। ऐसा लगा जैसे किसी मुरझाते हुए पौधे को पानी और धूप से सींचा जाए तो वह ऊर्जा से भर जाता है। मैंने मन ही मन केके को याद किया और सच में मुझे लगा भगवान ने सिस्टर नैन्सी को ये उत्साह भरे शब्द देकर भेजा मेरे पास, मुझे जगाने के लिए। कैसा होता है ना, किसी बहाने से कोई बात आपको सुनाई देती है और हम सचेत हो जाते हैं। चैप्टर 31। आखिर वह दिन आ ही गया जब अंतिम कीमो होनी है। सच में मन में बहुत खुशी का माहौल है। रेडिएशन के भी 4 दिन ही बचे हैं। अच्छे से निकाल ले जा आज का दिन। शाम को तुम्हें रसगुल्ले खिलाऊंगा। भाड़ में गया इनका प्रोटोकॉल। आज कुछ नहीं मानने वाला मैं। मुझे आज सेलिब्रेट करना है। शाम को कीमो के बाद विवेक मुझे ऑटो में बिठाकर खुद मेट्रो से चला गया। 2 दिन बाद उसे हैदराबाद जाना है। रास्ते में रुककर मैंने 2 रसगुल्ले लिए और आकर अलमारी में छिपाकर रख दिए। कीमो वाले दिन शाम को आकर जरूर नहाता हूँ। नहा लेने के बाद लगता है जैसे बहुत सारी अस्पताल की वाइब्स धुल गई हों। एक अजीब सा सुकून मिलता है। नहाता मैं गर्म पानी से ही हूँ, गर्मी हो कि सर्दी। घर पर कोई नहीं है। मम्मी पापा जी सोनीपत गए हैं। आया, नहा धोकर रसगुल्ले खाए, खुद को शाबाशी दी और बस आराम करने को लेट गया। बस और 4 दिन का सफ़र बाकी है। ये तो आसानी से बीत जाएगा। जो होना है वह हो चुका है। अपने को बहलाने के लिए आस्था से मिलने चला गया। कुछ दिनों में उसकी शादी हो जाएगी और वह न्यूजीलैंड चली जाएगी। आज रेडिएशन पूरी हो गई है और मैं डॉक्टर शिखा का इंतज़ार कर रहा हूँ। 11 बजे मुझे डिस्चार्ज समरी दे दी गई और बहुत सारे निर्देश भी कि मुझे कैसे अपना ख्याल रखना है। 3 महीने के बाद एक बार पेट स्कैन करवाएंगे। अगर बीच में कोई प्रॉब्लम हो तो दिखा लेना। वैसे 2 सप्ताह बाद आना है फॉलोअप के लिए। सब समझकर सबको धन्यवाद किया। राकेश मुझे बाहर ऑटो तक छोड़ने आया। मैंने उसे एक बड़ी सी चॉकलेट दी जो मैं उसके लिए ही लेकर आया था। चैप्टर 32। 12 नवंबर को ट्रीटमेंट पूरा हो गया। 29 को मेरा बर्थडे है। सच में पहली बार लगा कि
ये सच में बर्थडे होगा। 29 को ही आस्था की शादी का पहला फंक्शन है। मन से तो तैयार हूँ, मगर शरीर इतना कमज़ोर पड़ चुका है कि न तो शोर बर्दाश्त होता है, न भीड़, और ना खड़े रह पाना। बस लेटे रहने को ही मन करता है। वैसे भी भीड़ से बचकर रहना है, मगर इन दिनों तो घर में लोग ही लोग हैं, मिलने भी सभी आते हैं। कितनी कोशिश करता हूँ कि अपनी कमज़ोरी से किसी को निराश न करूँ, मगर हो नहीं पाता। ठीक वही हुआ। जन्मदिन के दिन केक काटा, मगर वहां रुक नहीं सका तो मनु घर छोड़ गया मुझे। ऐसे ही शादी के दिन भी हुआ, वहां से भी जल्दी ही लौट आया मैं। इस समय मेरी अपनी हेल्थ ही मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। मुझे अपना पूरा ख्याल रखना है। सब नॉर्मल होने लगा है। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में थोड़ी देर दुकान जाना शुरू किया है। 2015 की जनवरी में काफ़ी अच्छा सा लगने लगा है। खाने पीने में सुधार हो गया, थोड़ा वजन भी बढ़ गया है। मानसिक रूप से भी अच्छा फील हो रहा है। लगने लगा है कि जीवन अब पटरी पर लौट रही है। मगर जो हम सोचते हैं वैसा होता तो नहीं है। समय अपने अनुसार चलता है, न कि हमारे। मुझे कुछ भी अंदाज़ा नहीं कि ज़िंदगी मुझे अभी और किसी इम्तिहान में बिठाने वाली है। फरवरी में मुझे पेट स्कैन करवाना है और जनवरी बीत चुकी है। इस बार तो पेट स्कैन के पैसे भी खुद से ही खर्च करने होंगे, क्योंकि इसका मेडिक्लेम नहीं मिलता। मेडिक्लेम के लिए 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होना ज़रूरी होता है, और मैंने सोचा कि छोड़ना खुद ही करवा लूँगा। क्यों ना पेट स्कैन बाहर कहीं से करवा लूँ। अस्पताल और बाहर के सेंटर में लगभग 4,000 रुपये का फ़र्क है, तो क्यों ना पैसे बचाए जाएं। चैप्टर 33। आज सुबह पेट स्कैन करवा कर आया। रिपोर्ट शाम को मिलेगी। शाम को रिपोर्ट लेने मनु गया। आते आते उसे 8 बज गए, मगर उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखी तो मैं भी घबरा गया। रिपोर्ट मनु ने पढ़ी होगी ज़रूर, इतना तो वह भी समझता है। लेफ्ट साइड की रिब में कोई स्पॉट सा है और लिखा है सजेस्टिव ऑफ मेटास्टेसिस। घबराहट में रिपोर्ट लेकर डॉक्टर नारंग के पास चला गया तो उन्होंने कहा शायद और कीमो लगेगी। निराश सा होकर लौट आया। मनु भी उदास है, हमारी कोई बात ही नहीं हुई। कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या बात करें। चलो घर चलते हैं अब। रात में तो कुछ नहीं हो सकता, कल सुबह भी होगा जो भी होगा। मैंने ही खामोशी तोड़ी। संजय को भी बता दिया कि अभी किसी से कुछ नहीं बताना। घर जाकर अनमने ढंग से कुछ खाकर नींद की 2 गोली खाकर सो गया मैं। इस समय मुझे ना जागना है ना कुछ सोचना है। सुबह नींद ही 8 बजे खुली। उठते ही पहला ख्याल जो मन में आया कि कोई ऐसा डॉक्टर मिल जाए जिससे सिर्फ ओपिनियन लेना हो। डॉक्टर शिखा के पास भी बाद में जाऊंगा। अगले ही पल मुझे डॉक्टर सिंघल का ख्याल आया। वह एम्स में रिटायर्ड ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। ऑनलाइन नंबर ढूंढा, फ़ोन पर बात की तो उन्होंने 10 बजे एक नर्सिंग होम में मिलने को बोला। संयोग से ये नर्सिंग होम दुकान के पास ही है। मैं सोच रहा था कि लगता है रात भर मेरे अंतर्मन में ये सब चलता रहा होगा। तभी उठते ही पहला ख्याल यही आया, और वह भी एक जवाब के साथ। ठीक 10 बजे मैं नर्सिंग होम पहुंचा और डॉक्टर सिंघल ने रिपोर्ट देखी। कुछ सोचकर बोले कि ये 50-50 वाला मामला है। क्या मतलब, मैं आपकी बात नहीं समझा। मेरे कहने का मतलब है कि ये मेटास्टेसिस हो भी सकता है और नहीं भी। मेरे हिसाब से आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। 3 महीने के बाद एक स्कैन करके रिव्यू करना चाहिए। वैसे डॉक्टर शिखा आपको सही से गाइड करेंगी। ठीक है सर, मैं इसे यही मानकर चलता हूँ कि 50% ये मेटास्टेसिस नहीं है। जाने क्यों एक गहरी सांस ली मन ने, और लगा कि दिन की शुरुआत अच्छी हुई है। आगे भी अच्छा ही होने वाला है। चैप्टर 34। दोपहर में डॉक्टर शिखा को रिपोर्ट दिखाई तो वह कुछ आश्वस्त सी बोली कि सजेस्टिव ऑफ मेटास्टेसिस तो है, मगर SUV 3.0 है। बहुत कम चांस है कि मैलिग्नेंट हो। 2 महीने बाद एक स्कैन और करवा लेंगे। राहत भरी सांस ली। अब डॉक्टर चोपड़ा को भी दिखाना है क्या, मैंने उठते हुए पूछा। हाँ, एक बार दिखा लो। अब डॉक्टर चोपड़ा ने रिपोर्ट देखी तो बोले कि इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसकी जांच करवा लेनी चाहिए, ये रिस्क भी हो सकता है। ठीक है सर, करवाता हूँ, कहकर मैं फिर से दुविधा में फंस गया।
दो डॉक्टर कह रहे हैं स्कैन के लिए इंतज़ार करने को और एक कह रहे हैं कि इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैं कैंटीन चला गया, कॉफ़ी का एक कप लिया और कोने में जाकर बैठ गया कि कुछ सोचता हूँ। डॉक्टर वैद्य को फ़ोन करूँ क्या? अरे सारा ट्रीटमेंट यहाँ करवा लिया, अब उनसे किस मुंह से पूछोगे? मैं अभी कुछ और सोचता कि फ़ोन की घंटी बजी। देखा चंडीगढ़ से डॉक्टर NM गुप्ता का फ़ोन। इन्होंने ही श्रीमती जी की सर्जरी की थी। उनको कोई काम था तो मैंने पहले उनकी बात सुनी और बाद में अपनी बताई। तो उन्होंने भी यही कहा कि SUV तो ज़्यादा नहीं है, 2 महीने बाद पेट स्कैन कराकर देख लेना ही बेहतर होगा। एक और डॉक्टर का रेफरेंस दिया, कर्नल डॉक्टर राव हैं, एक बार उनको भी दिखा लो। अरे डॉक्टर राव तो ये घर के पास ही मैक्स अस्पताल में हैं। रात में मनु ने भी बताया कि कोई डॉक्टर फ्रेंड है, उसने रिपोर्ट भेजी थी उसे, उसने अपने ऑन्कोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में दिखाया है और यही बोला है कि 2 महीने बाद वेट करके एक स्कैन से रिव्यू करना चाहिए। अब मन शांत हुआ है, दिन भर की भाग दौड़ से थकान ने चूर चूर कर दिया है और मुझे अब सोना है सुबह उठने के लिए। मुझे डॉक्टर राव से मिलना है कल और एक फाइनल निर्णय लेना है कि मुझे किस रास्ते पर चलना है। चैप्टर 35। सुबह 10 बजे पहुंचना है मैक्स अस्पताल और मैं घर से 9 बजे ही निकल लिया। सोचा पैदल ही चला जाऊंगा, 3 किलोमीटर ही तो है। 9:30 पहुंच गया तो सोचा अब क्या करूं, चलो कैंटीन में चल के कुछ चाय पीते हैं। ये चाय से मेरा एक अलग ही रिश्ता है। अक्सर मैं इसे अपनी गर्लफ्रेंड बोलता हूँ। चाय का घूंट भरते ही मेरे सोचने का रास्ता खुल जाता है, नज़रिया साफ हो जाता है। जिंदगी में मैंने जितने भी बड़े बड़े निर्णय लिए हैं, सबको लेते वक्त चाय मेरे साथ रही है। अपनी दुकान में बैठकर चाय पीते हुए लगता है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन जगह है। वो भी क्यों ना जिंदगी के 45 साल, दिन के 12 घंटे जब मैंने यहाँ बिताए हैं। शुरू शुरू में रेडियो होता था जो सुबह 9 से रात 9:30 बजे तक बजता। रफ़ी साहब के गाने, चाय और दुकान और काम, इसी चार दीवारी में दुनिया खूबसूरत थी। डॉक्टर राव की कोऑर्डिनेटर ने मुझे उनके पास जाने को बोला तो मैं फाइल लेकर उनके कमरे में गया। डॉक्टर राव ने रिपोर्ट्स देखी और गर्दन को इधर उधर दबाकर देखा और बहुत नम्र आवाज़ में बोले, सर ये जो रीसेंट फाइंडिंग है रिब में, ये थोड़ा सस्पेंस वाला है। क्या मतलब? ये मेटास्टेसिस भी हो सकता है और नहीं भी। नहीं इसलिए कि इसका SUV बहुत कम है। कई बार पेट स्कैन में कोई इन्फ्लेमेशन भी हाईलाइट हो जाती है। तब क्या करना चाहिए, मैंने पूछा। डॉक्टर शिखा ने तो बोला कि 2 महीने बाद पेट स्कैन करवा कर रिव्यू कर लेंगे। हाँ ये एक अच्छा ऑप्शन है। सर मान लिया कि 2 महीने बाद के स्कैन में भी ये मेटास्टेसिस है तो मेरे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में कितना बदलाव आएगा? अगर आज ही इसे मेटास्टेसिस मानकर ट्रीटमेंट शुरू कर दें तो कुछ नहीं, वैसा ही रहेगा। तो सर मैं ये रिस्क लेने को तैयार हूँ कि 2 महीने बाद पेट स्कैन करवा कर रिव्यू करवा लूँगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, लेकिन नेक्स्ट मंथ आप ये सब टेस्ट करा कर फॉलोअप के लिए आना है। मैंने फाइल उठाई और चल दिया घर की तरफ, फिर से पैदल ही। इस पैदल चलने में मैं खुद को व्यवस्थित कर लूँगा कि फ़िलहाल 2 महीने मुझे कुछ नहीं सोचना है। यही सोचना है कि ये मेटास्टेसिस नहीं है।